सभी को नमस्कार। मैं राकेश कुमार शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बहरोड, अलवर, राजस्थान, आप सब का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा जो कंटेंट है वो हम BA प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए लेकर आए हैं। यह कंटेंट मत्स्य विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के अनुसार प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र हेतु निर्धारित है और इस निर्धारण में जो पहला हमारे जो भाग है प्रथम प्रश्न पत्र, उसका नाम है आदिकाल एवं भक्तिकाल। विद्यार्थियों, आपने आदिकाल और भक्तिकाल संबंधी बातें आपकी 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं की कक्षाओं में भी आपने पढ़ी होंगी, लेकिन यहाँ हम हिंदी साहित्य के निर्धारित 2 काल हैं उन पर चर्चा करेंगे, जिनमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल एवं भक्तिकाल नामकरण किया है। आदिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल भी कहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आदिकाल एवं भक्तिकाल प्रथम प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार। जो हमारा पाठ्यक्रम है उसके अनुसार जो निर्धारित हमारी जो पाठ्य पुस्तक है उसको भी मैंने आपके लिए यहाँ एक चित्र के माध्यम से प्रस्तुत कर दिया है। संपादक डॉक्टर हेतु भारद्वाज, और जिसमें आप देख रहे हैं मीराबाई, कबीरदास और अन्य जितने भी भक्तिकालीन, आदिकालीन जो भी कवि हैं वो यहाँ आप इसमें देख सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं। हमारे पाठ्यक्रम के जो पहले जो कवि हैं वो हैं विद्यापति। देखिए, विद्यापति जो कवि हैं उनके बारे में मैं आज थोड़ा सा आपको परिचित करवाना चाहूँगा। विद्यार्थियों, किसी भी कवि को पढ़ने से पहले उसके काव्य का अनुशीलन, उसके काव्य का अध्ययन करने से पहले हमें उस कवि की जीवनी को पढ़ना चाहिए। वो जीवनी पढ़ना हमें इसलिए अति आवश्यक होता है क्योंकि जिस कवि ने किस परिवेश में रहकर किस तरह से उस काव्य को रचा है, यदि हम उसका देश काल और वातावरण देख पाएंगे तो हम उस कवि के साहित्य का अनुशीलन अच्छे से कर पाएंगे। क्योंकि कहते हैं साहित्य समाज का दर्पण होता है, और यदि हमें किसी समाज के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो हमें उस समाज के, उस समय के किसी एक साहित्यकार के साहित्य का अध्ययन करना चाहिए, जिससे हमें उस समय के समाज के बारे में जानकारी मिल सके। इसीलिए कहा गया है साहित्य समाज का दर्पण है। दर्पण में जो चीज़ प्रतिबिंबित होती है हूबहू दिखाई देती है, वैसे ही हमारा जो साहित्य है वो हमें उसके अध्ययन के बाद वो ही सच्चाई हमारे सम्मुख प्रस्तुत कर देता है। जो उस युग में, उस युगीन साहित्य में जो चीज़ें थी वो सारी चीज़ें आपको उस साहित्य में देखने को मिल जाती हैं। तो इसी प्रकार विद्यापति कवि हुए हैं। ये विद्यापति कवि आदिकालीन कवि हैं। आदिकाल में आपको पता ही होगा कि आदिकाल में दरबारी संस्कृति भी रही है कि जो जितने भी कवि हैं उन्होंने अपने आश्रयदाताओं को की शरण में जाकर और राज दरबार में अपनी पैठ बनाने हेतु उन्होंने अपने राजा को प्रभावित करने के लिए, राजा को अपनी जो गतिविधियां हैं उसमें संलग्न करने के लिए, या मैं ये कहूँ कि उनकी प्रशस्ति करने के लिए, राजा को खुश करने के लिए, उनकी प्रशंसा करने के लिए जो साहित्य रचा है
वो इसमें शामिल है। यहाँ जो हमारे कवि हैं विद्यापति, ये कवि इस प्रकार के कवि हैं कि इन्हें एक तरह से मैथिली कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। मैथिली एक भाषा है, मिथिला क्षेत्र में बोली जाने वाली हिंदी की जितनी भी बोलियां हैं उनमें ये भी शामिल है। इसलिए विद्यापति जी का परिचय आपको कराना अति आवश्यक है। सबसे पहले विद्यार्थियों देखिए, विद्यापति का जो जन्म है वो 1350 ईस्वी में माना जाता है और इनका देहावसान 1402 ईस्वी में माना जाता है। तो इस दरमियान जो 52 वर्ष रहे वो, उसमें उन्होंने जिस साहित्य को रचा वो सारा साहित्य विद्यापति का यहाँ आपको देखने को मिलता है। मैथिली कोकिल के नाम से विख्यात विद्यापति के पिता गणपति ठाकुर स्वयं कवि थे, यानी इन्हें अपने पिता के सानिध्य में रहते हुए कविता का अनुभव मिला और उस अनुभव को इन्होंने आगे बढ़ाते हुए काव्य को रचा है। क्योंकि जैसा देश काल और वातावरण कवि को मिलता है तो वह उसी अनुसार आगे अपने साहित्य में उस चीज़ को रख देता है। उन्होंने गंगा भक्ति तरंगिणी नामक ग्रंथ का प्रणयन किया था, इनके पिताजी ने। विद्यापति के पिता तथा पूर्वज मिथिला के राज दरबार में सम्मानित थे। मिथिला का जो राज दरबार है वहाँ इनका बहुत अच्छे से सम्मान था, क्योंकि जिस राज दरबार में कवि अपनी पैठ बनाता है, अपनी पहचान बनाता है और अपनी जो बुद्धिमत्ता और विवेक और कुशलता के आधार पर जब वो साहित्य का रचता है और वो सम्मान का पात्र बनता है, तो वो एक दरबारी कवि के लिए बहुत बड़े सम्मान की बात मानी जाती है। विद्यापति को विरासत में साहित्यिक वातावरण तथा साहित्य और शास्त्र के अध्ययन की सुविधा प्राप्त हुई थी। देखिए, हमने पहले भी बताया कि विरासत में इन्हें साहित्यिक वातावरण मिला था। विरासत में यानी अपने पूर्वजों से जो चीज़ व्यक्ति को मिलती है वो विरासत कहलाती है, और इनके पूर्वज यानी इनके पिता खुद ही एक कवि थे, इसलिए इन्हें साहित्यिक वातावरण मिला, साहित्य को पढ़ने का इन्हें अनुभव मिला और इसलिए उन्होंने साहित्य और शास्त्र के अध्ययन की बहुत सारी चीज़ें अध्ययन की और उनको अपने काव्य में पिरो दिया। विद्यापति मिथिला के राजा शिव सिंह के दरबारी कवि थे। ये थोड़ा सा विद्यार्थियों आप ध्यान रखिए, जब भी आप इनकी व्याख्या भी करेंगे तो कहीं इस तरह की बात आए तो आप वहाँ बता सकते हैं, या कोई प्रश्न आए इनके संबंध में, विद्यापति के संबंध में, तो आप वहाँ बता सकते हैं कि विद्यापति हैं वो मिथिला के राजा शिव सिंह के दरबारी कवि थे। दरबारी कवि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। दरबारी कवि वो कवि होते थे जो राजा के दरबार में एक उच्च पद को प्राप्त होते थे और वहाँ जो कवियों में बहुत ही स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होती थी, जिसको हम कंपटीशन बोलते हैं, और इस कारण से वो जो सर्वोच्च स्थान रखता था इसमें वही राज दरबारी कवि होने का गौरव प्राप्त कर पाता था। तो यहाँ राजा शिव सिंह ने उन्हें अपना हितैषी, अपना जो एक तरह से हित करने वाला और मित्र, बंधु, सहचर यानी सब कुछ मानते थे राजा इन्हें, तथा अपने दरबार का अमूल्य रत्न मानते थे। बहुत बड़ी बात है यहाँ पे, अमूल्य रत्न की किसी भी तरह की कोई सामाजिक समस्या हो, कोई साहित्यिक समस्या हो, कोई अन्य राजनीतिक समस्या हो, सभी के निदान में विद्यापति से वो सलाह अवश्य लेते थे। विद्यापति संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, तथापि अपभ्रंश और मिथिला से भी वो प्यार करते थे। यानी संस्कृत तो इनको बहुत ज़्यादा प्रिय थी ही, अपभ्रंश और मिथिला से भी इनका बहुत ज़्यादा लगाव था। विद्यापति ने कई ग्रंथ संस्कृत में लिखे, जिनमें दुर्गा भक्ति तरंगिणी, इनके पिता ने लिखी थी गंगा भक्ति तरंगिणी और इन्होंने लिखी दुर्गा भक्ति तरंगिणी। वर्ण कृत्य,
शैव सर्वस्वसार ओके आदि के नाम इसमें लिए जा सकते हैं। तो इनके जो ग्रंथ हैं उनसे पता चलता है कि ये बहुत ही प्रकांड विद्वान रहे हैं अपने समय के। अपभ्रंश में उन्होंने कीर्तिलता, देखिए अपभ्रंश भाषा थी वो हिंदी का थोड़ा सा पुराना रूप, जिसको हम हिंदी का अशुद्ध रूप भी कह सकते हैं, अपभ्रंश। और अपभ्रंश से हिंदी निकली है। अपभ्रंश में भी शौरसेनी अपभ्रंश को हम हिंदी का निकलना वहाँ से बता सकते हैं। शौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी निकली है। इसका जो मूल जननी है वो तो संस्कृत है। संस्कृत, पाली, प्राकृत अपभ्रंश और फिर उसके बाद शौरसेनी अपभ्रंश और उसके बाद हिंदी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो अपभ्रंश था, इस अपभ्रंश में उन्होंने ग्रंथ रचे। अपभ्रंश में कौन सा ग्रंथ रचा उन्होंने? अपभ्रंश में आप नोट कर लीजिए, अपभ्रंश में इन्होंने कीर्तिलता, जिसमें राजा कीर्ति सिंह की प्रशस्ति है, उनका परिचय है, उनकी जो एक तरह से प्रशंसा की गई है वो है। और दूसरी थी उनकी कीर्ति पताका, जिसमें कि राजा शिव सिंह की प्रशस्ति है। ये दोनों उन्होंने किताबें अपनी लिखी हैं। और इसके बाद इन्होंने विद्यापति को यदि आप एक उनकी जो प्रसिद्धि है जिससे मिली वो उसके बारे में यहाँ आपको बताऊँ तो वो है पदावली। तो उसके बारे में देखिए यहाँ पर आपके जो पाठ्य पुस्तक है उसमें भी दे रखा है कि कवि रूप में जिस रचना ने विद्यापति को अमरत्व प्रदान किया। अमरत्व यानी जो व्यक्ति सदा अमर रहे, जिसकी यादें सदा हमारे साथ जुड़ी रहें, वो अमरत्व प्रदान किया, वह मैथिली भाषा में रचित पदावली है। ये मैथिली भाषा मिथिला की, वो उसमें रचित पदावली नामक ग्रंथ है। वो पैदावली, याद रखिए 3 ग्रंथ हैं इनके, कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली। तो इस पदावली से उन्हें बहुत ज़्यादा ही प्रसिद्धि मिली है। विद्यापति ने जिन पदों की रचना मैथिली भाषा में की, वे सारे के सारे पद इस पदावली में संग्रहित हैं, इसमें इकट्ठा कर दिए गए हैं। इस संग्रह के अधिसंख्य गीत श्रृंगार रसपरक है। श्रृंगार आप जानते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, तो ये श्रृंगार रसपरक हैं ये सारे गीत। भक्ति भावना परक, और इसमें भक्ति भावना का भी पुट है, क्योंकि ये एक भक्त कवि भी हैं और श्रृंगार के कवि भी हैं। तथा थोड़े से पद अन्य विषयों पर भी हैं। श्रृंगार परक पदों में इन्होंने राधा और कृष्ण को लिया है, नायक नायिका, इन दोनों के रूप में इन्होंने अपने पद रचे हैं, जिसके बहाने विद्यापति ने मिलन, विरह, वय संधि वय होती है उम्र, आयु की संधि यानी बालक से युवावस्था, फिर युवावस्था से प्रौढ़ावस्था, कि उस समय व्यक्ति में क्या परिवर्तन होते हैं, नारी सुलभ गुण, पुरुष सुलभ गुण, इन सारी चीज़ों की उन्होंने यहाँ पर बात की है। नश्वर शिव जो कभी नष्ट नहीं होते, इन सब का मनोहारी चित्रण यहाँ पर किया है। भक्ति परक पदों में उन्होंने शिव की पूजा की है, दुर्गा पूजा, गंगा मैया की पूजा और गौरी, शिव पत्नी गौरी आदि की स्तुतियाँ इन्होंने की हैं। अन्य पदों में मिथिला के लोक जीवन की विद्रूपताओं को अंकित किया है कि लोक जीवन में क्या क्या चीज़ें थी, वहाँ विभिन्न चीज़ें, विद्रूपताएँ, क्या क्या संकट भी थे वहाँ पर, वो सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ देखी हैं। विद्यापति पदावली का मूल भाव श्रृंगारिक है। इसका जो मूल भाव है वो श्रृंगार से संबंधित है ज़्यादातर, और श्रृंगार आप समझ सकते हैं, जहाँ श्रृंगार होगा वहाँ व्यक्ति का मन बहुत जल्दी उस काव्य में एक तरह से जुड़ाव महसूस करेगा। तथा ये पद उन्होंने राजा शिव सिंह को सुनाकर प्रसन्न करने के लिए रचा था। उनके जो राज दरबार के
जो राजा थे शिव सिंह, उनको प्रसन्न करने के लिए रचे थे। राजा शिव सिंह की मृत्यु के बाद विद्यापति के जीवन में निराशा छा गई। जब उनके आश्रयदाता नहीं रहे तो उनको भी जीवन निराश लगने लगा। उनकी प्रवृत्ति भक्ति में लीन हो गई और उन्होंने भक्ति के पद रचे। एकदम से उनका जो मन है वो बदल गया, श्रृंगार से वो भक्ति की तरफ लौट गए। कुछ लोग उन्हें भक्त कवि भी मानते हैं इसी कारण से। पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हमारे हिंदी साहित्य के बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, आलोचक भी हुए हैं और इतिहासकार भी हुए हैं, उन्होंने विद्यापति के जो काव्य की जो मूल चेतना है उसको श्रृंगार को ही माना है कि वो वास्तव में श्रृंगार के ही कवि हैं। उनकी पदावली से स्पष्ट है कि विद्यापति सौंदर्य, श्रृंगार और यौवन के कवि हैं। सौंदर्य, काव्य का सौंदर्य किससे, और उसका जो श्रृंगार है वो मैंने आपको बता ही दिया, योग श्रृंगार, संयोग श्रृंगार। और यौवन के कवि हैं। युवा मन में क्या क्या हलचल होती है, बाल मन में क्या क्या हलचल होती है, राधा और कृष्ण का वो रूप, नायिका और नायक का वो रूप आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। उन्होंने अपने पदों में सौंदर्य की जिस अलौकिकता का सृजन किया, सौंदर्य की अलौकिकता, एक तो लौकिकता होती है और एक अलौकिकता, इहलोक से परलोक तक की बातें, उसका जो सृजन किया है वह जयदेव के गीत गोविंद से प्रभावित है। एक जयदेव कवि हुए हैं, उन्होंने गीत गोविंद नामक कृति रची है, उससे उसका प्रभाव उन पर देखने को मिलता है। पदों में भाव माधुर्य, कल्पना वैभव तथा संगीतात्मक कोमलकांतता, संगीतात्मकता है, इनके पदों को गाया जा सकता है। कोमलकांतता है, बहुत ही ऐसे शब्दावली है जो दिल को छू लेने वाली है। इसलिए विद्यापति को मैथिली का जयदेव भी कहा जाता है। इनको एक उपाधि और मिली है, नोट कर लेंगे आप सभी विद्यार्थी। विद्यापति को मैथिली का जयदेव भी कहा जाता है। गीति काव्य की दृष्टि से विद्यापति का काव्य उत्कृष्ट है। गीति काव्य, जिस काव्य को अच्छे से सुर, लय और ताल के माध्यम से गाया जा सकता हो उसको हम गीति काव्य कहते हैं। और इस उद्देश्य से यदि इसे देखा जाए तो विद्यापति का काव्य बहुत ही उत्कृष्ट है। वे कृष्ण भक्त कवि हैं। विद्यापति कृष्ण को अपना इष्ट मानते हैं, पर मुक्तक काव्य के क्षेत्र में उनका स्थान बहुत ऊंचा है। मुक्तक काव्य के बारे में आपको पहले भी बता चुका हूँ, जो काव्य बिल्कुल मुक्त होता है, किसी बंधन में बंधा हुआ नहीं होता। दरबारी कवि होते हुए भी विद्यापति के पदों में जनजीवन का आकर्षक वर्णन मिलता है। इन्हीं दरबारी कवि हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारी दरबारी संस्कृति ही उनके काव्य में मिलेगी, नहीं। उनका जो काव्य यदि हम पढ़ते हैं, उसका अनुशीलन करते हैं तो जनजीवन का आकर्षक चित्रण भी मिलता है। इसलिए इनका जो काव्य है लोक जीवन की विद्रूपताओं को अंकित करने वाला काव्य भी माना जाता है। तो इस तरह से विद्यार्थियों, आज का जो कंटेंट है इसमें आपने देखा कि किस तरह से हमारे जो आदिकाल के कवि विद्यापति, वो अपने आश्रयदाता जो राजा हैं उनको खुश करने के लिए उन्होंने जो काव्य रचा है, उसमें हमने 3 बातें कही थी, कीर्तिलता, कीर्ति पताका और विद्यापति। ये 3 इनके जो मूल ग्रंथ हैं, इनको आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। आगे की जो हमारी जो लेक्चर्स हैं, क्लासें हैं, वो ऐसे ही चलती रहेंगी। आप ऐसे ही जुड़े रहिए। रोज़ाना आपके लिए इसी तरह से व्याख्या भाग हम यहाँ प्रस्तुत करते रहेंगे। आप लोगों ने मुझे ध्यान से सुना और आगे भी ऐसे ही ध्यान से सुनेंगे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो आगे की वीडियो के लिए मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।